यानी कि पेंडेमिक देयर वाज नो पेंडेमिक एट ऑल, ये उनकी रिपोर्ट है, ऑफिशियल रिपोर्ट है। उन ऑफिशियल रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि डब्ल्यूएचओ के अधिकारी, कर्मचारी और वैज्ञानिक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मिले हुए थे, उनके उनके टाइप थे, उनके साथ उनके पर्सनल रिलेशंस थे, उनके साथ बिजनेस रिलेशंस थे, इसलिए उन लोगों ने इसको एक पेंडेमिक घोषणा करी। तो 2-3 साल 4 साल तक जब मैं रिसर्च करता रहा स्वाइन फ्लू की, तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि डब्ल्यूएचओ पे हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे बात चलती रही, कभी सार्स आ गया, कभी मर्स आ गया, तो मुझे डब्ल्यूएचओ की बात पर विश्वास नहीं होता है। और जैसे ही कोरोना की बात निकली और जब वुहान में पहला केस आया, तब तक तो कोई बात नहीं थी, ठीक है, मैंने मुझे लगा कि चीन में कोई लोकल मैटर होगा। लेकिन जब डब्ल्यूएचओ ने इसको महामारी घोषणा करनी शुरू कर दी और डब्ल्यूएचओ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लग गया इसके अंदर, और ईरान की बात भी आने लग गई, स्पेन की बात आने लग गई, इटली की बात आने लग गई, तो उसी वक्त मुझे लग गया कि अब डब्ल्यूएचओ एक नया गेम खेल रहा है। वो स्वाइन फ्लू का मैटर खत्म हो चुका है, अब डब्ल्यूएचओ को एक नया वायरस चाहिए, ताकि ये जो उनके जो आकाए हैं, जो उनको फंडिंग करते हैं, उनके लिए वो पैसों की व्यवस्था कर सके। तो ये जो जर्नी शुरू होती है 2009-2010 से, तब से मुझे ये सारा सिस्टम समझ में आने लगा, और अब मैं जाकर के इस मामले में परिपक्व हो चुका हूं, और डब्ल्यूएचओ जैसी संस्था पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आपकी जो एजेंडा 21 और जो आप पेडोफिलिया और एड्रेनोक्रोम वगैरह की बात करते हो, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग आपको राजीव दीक्षित जी के द्वारा ही मिली, या उसके बाद जी। उसके बाद 2013-14 के बाद पहले मुझे स्वाइन फ्लू समझ में आया। जब मुझे स्वाइन फ्लू समझ में आया तो मैंने और चीजें रिसर्च करना शुरू की, मैंने और क्या क्या चीजें हो रही है इसके अंदर। तो धीरे धीरे करके मुझे कंसेप्ट समझ में आने लगा कि किस प्रकार से एक इंटरनेशनल गेम चल रहा है, उस गेम के माध्यम से विश्व के समुदाय को गुलाम बनाने की एक साजिश हो रही है। तो ये साजिश में ID 2020 भी है, इसके अलावा आप देखेंगे तो जॉर्जिया गाइडस्टोन्स भी है, काफी चीजें हैं इसके अंदर। तो धीरे धीरे करके मुझे 2000, ये जर्नी आप 2009-10 स्वाइन फ्लू से मान सकते हो, और 2020 तक आते आते ये कोरोना का जब इन्होंने बात फैलाई, तब तक मुझे इसमें काफी कुछ जानकारी हो गई। जी, आपके टाइम ने आपको अच्छी तरीके से सर्व किया होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ आज भी जो मैं डॉक्टर्स या मेडिकल कम्युनिटी में बात करता हूँ, उनके पूरी पिक्चर की समझ नहीं है, तो वो ऑलवेज मतलब ये बौखला जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतने सारे लोग कैसे कर सकते हैं। फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने, और मई 15 मई तक मैंने मीडिया वालों को कई बार ईमेल किया, कई बार ट्वीट किया, तो मैंने उनको टैग भी किया। तो मुझे लगा शायद इनको पता नहीं होगा या ऐसी कुछ बात होगी, तो लेकिन उन्होंने किसी ईमेल का जवाब नहीं दिया, किसी टैग का जवाब नहीं दिया। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कई बार ईमेल किया, कम से कम 500 बार मैंने ईमेल किया, सब लोगों को मिला करके, मीडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट मिनिस्टर्स, लेकिन किसी का भी कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया। अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं या कोई बात कहना चाहते हैं कि भैया ये मेरा व्यू है, मैं इस व्यू को आपके सामने रखना चाहता हूँ, और आपने 400-500 लोगों को ईमेल किया और कोई भी आपका जवाब नहीं दे रहा, जो बड़ी अथॉरिटी है ना, सब बड़े लोगों को हमने ईमेल किया, तो इसका बात बड़ा ही स्पष्ट है कि उन लोगों को ये जानकारी पहले से है, उनके पास ये पहले से पता है कि ये क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, हमें लॉकडाउन करना है, इस बात की सूचना उनके पास बहुत पहले से है। तो उस लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी है, मीडिया वालों ने या जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं उन लोगों ने, बस जनता को बताने के लिए ये सब चीजें हो रही है कि अब ये काम करना है, अब ये करना है, अब ये मास्क लगाना है, अब ये करना है। तो मीडिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सिर्फ भारत का मीडिया नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी संस्था की अगर हम देखेंगे कौन सा संस्था सबसे अधिक करप्ट है, तो नंबर 1 करप्ट संस्था मीडिया है। पूरी दुनिया को और देश को बर्बाद कोई कर रहा है तो मीडिया कर रहा है। तो मीडिया से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सच की रिपोर्टिंग करेगा, वो कभी सच की रिपोर्टिंग नहीं करेगा। हो सकता है जिसने पैसा दिया है उनके पक्ष में रिपोर्ट करने के लिए वो आपको बदनाम भी कर दे। अगर आपने कोई वीडियो बनाया है और आपने जारी किया है, और आप खुद बता रहे कि आपका वीडियो भी ट्विस्ट किया, मतलब जो आपने बताया वो नहीं बताया, वो कुछ और बता दिया उन लोगों ने, तो मीडिया किस प्रकार से झूठ बोलता है। मीडिया आज की तारीख में एक ही काम करता है, वो झूठ बोलना, षड्यंत्र करना, और उस षड्यंत्र के हिसाब से जनता को गुमराह करना। तो ये मीडिया की एक काम करने का तकनीक है, ये बात मुझे पहले से पता है। तो मैंने बहुत ज्यादा मीडिया से मुझे उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने मीडिया पे बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। 2-4 बार मेल किया, मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो हम लोग कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी एनर्जी वहां लगाएंगे जहां लोग हमारी बात को सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं था। उन लोगों ने एक प्रकार से बाइकआउट कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस का। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुला रहे हैं, सामान्य परिस्थिति में चलो मीडिया नहीं आ रहा, बात समझ में आती है कि भाई हम लोगों ने कोई हमारा सोशल मीडिया पे मूवमेंट चल रहा है, मीडिया हमको कवर नहीं कर रहा, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुलाया गया तब भी नहीं आ रहा है। तो ये बात बहुत ही स्पष्ट है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रहे, जहां आपको आपकी जो सवाल है उन सवालों का जवाब देने के लिए हम बैठे हुए हैं। एक डॉक्टर नहीं है,
4-5 डॉक्टर बैठे हुए, आप वहां भी नहीं आ रहे, आप सवाल भी नहीं पूछना चाहते, तो ये बात अपने आप में स्पष्ट है ना। इस चीज को आपने अभी इतनी कम आयु में ये जो पता लग गया, तो नेचुरल सी बात है, बहुत कम लोग जो आपकी आयु कम, उनको लगेगा नहीं नहीं यार मीडिया तो सही कह रहा है। लेकिन जिसे सत्य की जानकारी हो गई है यार मीडिया के बारे में, तो ये इससे बड़ा भ्रष्ट सिस्टम दुनिया में कहीं और नहीं है। आपको मेडिकल कॉलेज में ये बताया जाता है कि वैक्सीन के क्या क्या फायदे हैं, और वैक्सीन की कितनी डोज है, कितनी बार देना है, कौन सा वैक्सीन कब कब पे देना है, और पूरी डिटेल्स की जानकारी कि वैक्सीन कैसे बनते हैं, नहीं बनते हैं, इनकी जानकारी स्टूडेंट्स को नहीं होती है। यहाँ तक कि जो पीजी स्टूडेंट होते हैं उनको भी नहीं हो पाती है। तभी तो आप देखिए हमारे देश में वैक्सीन जैसी चीजें नहीं बन पाती है ना। कोई आप देखिए जितनी भी लेटेस्ट मेडिसिन होती है, ड्रग होती है, वो बाहर से आती है, हमारे देश में बन नहीं पाती क्योंकि जानकारी होती नहीं है। तो वैक्सीन को लेकर के हम बात करें तो इसमें मैंने थोड़ा रिसर्च किया है। कई बार बच्चों को वैक्सीन बहुत कम उम्र में दी जाती है। मैं कोरोना वैक्सीन की बात नहीं करूँ, एक सामान्य वैक्सीन की बात करेंगे तो 1.5 महीने के बच्चों को, 2.5 महीने के बच्चों को, 3 महीने के बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है ना। अब सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो आज मैं देना चाह रहा हूं, जो अगर आपकी इस बात को कोई डॉक्टर सुन रहा हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस पॉइंट पे विशेष ध्यान दे। जो बच्चा होता है 6 महीने तक वो वैक्सीन को रेस्पॉन्ड कर नहीं सकता, यानी कि 6 मंथ तक की आयु में किसी बच्चे के अंदर एंटीबॉडी नहीं बनते हैं। एंटीबॉडी बनना ही 6 महीने बाद शुरू होते हैं। 6 महीने तक तो वो जो माँ के दूध में जो एंटीबॉडी होते हैं उससे ही काम चलाता है वो। आप अगर एंटीबॉडी बनाने के लिए 6 महीने से पहले किसी बच्चे को वैक्सीन लगा रहे हैं तो उसका इम्यून सिस्टम ऐसा होता ही नहीं है कि वो वैक्सीन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना सके, तो आप क्यों दे रहे हैं उसको? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे डॉक्टर्स को जानकारी नहीं है, तो इस प्रकार के प्रश्न हम उनसे पूछेंगे तो धीरे धीरे वो भी इस बात पे डिस्कशन करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो पता चलेगा कि ये वैक्सीन जो है, अधिकतर वैक्सीन काम के नहीं है। और रही बात बीमारियों की, लाखों प्रकार की बीमारियां होती है। लाखों प्रकार की बीमारी होती है तो इसका मतलब आप लाखों प्रकार के वैक्सीन बनाएंगे। अब लाखों प्रकार के वैक्सीन बनाएंगे और एक वैक्सीन की डोज किसी की 2 डोज है, किसी की 3 डोज है, किसी की 4 डोज है, किसी की 6 डोज है, तो कितनी वैक्सीन की डोज दोगे? ये तो आप बच्चों को रोज वैक्सीन ही लगाते रहोगे।